जय हिंद बच्चों। जेएनवीएसटी जो 7 फेब को आप सभी का पेपर हुआ है क्लास 9th का, उसका ये एक्यूरेट आंसर की है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने हर जगह आंसर की देख लिया होगा, लेकिन आंख बंद करके मैं दावे के साथ कहता हूं कि आंख बंद करके आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। 100% एक्यूरेट आंसर की ये आपका रहने वाला है। और मैं एक बात आपको बताऊं कि कुछ सवाल ऐसे हैं उलझाऊ, कंफ्यूजिंग है। उलझाऊ मैं क्या ही कहूंगा, कंफ्यूजिंग है, जिनके आंसर्स में थोड़ा सा डाउट है ना। मतलब आप पढ़ेंगे एक नजर में तो डाउट दिखेगा, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्लियर कट बिल्कुल बताऊंगा कि भाई ये आंसर आपका होगा, बाकी और कोई क्यों नहीं होगा। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर आइए जानते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये सेट बी है प्यारे बच्चों, लेकिन आपको सेट से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि सेट से कोई मतलब है ही नहीं। वो सेट में बस सवाल इधर उधर होता है, होते सारे सेम क्वेश्चन है। छठवें का सातवें पे हो सकता है, सातवें का छठवें पे हो सकता है, बस इतनी सी बात है। चलिए फटाफट मैं आंसर मार्क करते चलूंगा, आपको क्वेश्चन देखना है और अपना आंसर मैच करते जाना है। कमेंट में लिखते जाना कितना सही हो रहा है। इसका आंसर होगा ए, आपका सही ऑप्शन है। शुद्ध वाक्य इसमें सी है, इसमें है बी ऑप्शन करेक्ट है। छोटी मुंह बड़ी बात होता है अपनी हैसियत से बढ़ के बात करना। मैंने आपको कहीं देखा है, इसमें मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। ऐसा है बच्चों कि देखिए, मध्यम पुरुष ये जो है, मध्यम कह रहा हूं, उत्तम पुरुष ये स्टैंडर्ड माना जाता है। हिंदी में उत्तम होता है, फिर आपका जो सेकंड पर्सन, फिर अन्य पुरुष होता है ना। तो प्रथम, प्रथम भी कहीं कहीं कुछ किताबों में होता है यूज, लेकिन हम प्रथम को स्टैंडर्ड नहीं मानते, उत्तम को स्टैंडर्ड मानते हैं, उत्तम पुरुष। वैसे ये दोनों नहीं देना चाहिए था इसको, इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए हो। दोनों नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर दोनों दिया है तो उत्तम को सही आंसर मानेंगे, प्रथम को नहीं। ये स्टैंडर्ड माना जाता है एनसीईआरटी के अनुरूप, उत्तम ही आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके बाद 6th वाला जो क्वेश्चन है इसका राष्ट्रीय है। नेक्स्ट आपका जो है 7th का, इसका है विराग। 8th का है नकली। नीच का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खल, दुष्ट, निकृष्ट, नकली जो है पर्यायवाची नहीं है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय रहता है उस वाक्य को कहते हैं साधारण वाक्य, सिंपल है। कोई मधुर गीत सुनाइए, रेखांकित शब्द है विशेषण, मधुर विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अनुच्छेद के लेखक पुलकित क्यों हो उठता है? ऑप्शन है सी करेक्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका सही ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो है ए। 14 का सही ऑप्शन प्यारे बच्चों सी है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी। और क्वेश्चन नंबर 16, आइए अब हमारा हिंदी खत्म हो चुका है, इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश में भी एक दो सवाल ऐसे हैं जिनका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, बाकी सबका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बाकी सब तो इजी है। जो इजी नहीं है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। 16 का ए है, 17 का सी ऑप्शन है, 18 का ऑप्शन बी है, 19 का जो आपका ऑप्शन है वो ए है, ये तो क्लियर था बिल्कुल। 20 का ऑप्शन बी है। देखिए 21 में बहुत सारे बच्चों को डाउट है। अब एक बात समझिएगा, ये जो पैसेज दिया हुआ है इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है द लोटस फ्लावर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज। देखो हमारा केवल एक ही नेशनल फ्लावर है, तो वो द है, पर्टिकुलर है, तो द तो लगेगा ही लगेगा, ये तो फिक्स है। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इट इज सैक्रेड, ये एक पवित्र फ्लावर है, एंड ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द आर्ट एंड माइथोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंड अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि ये एक पवित्र फ्लावर है जो कि एक महत्व रखता है, एक बढ़िया स्थान रखता है हमारे मैथोलॉजीज में और हमारे आर्ट्स में। एंड हैज बीन, यहां पे लगेगा हैज बीन एन ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, मतलब भारतीय कल्चर का ये ऑस्पिशियस पवित्र सिंबल रहा है और अभी भी है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, अभी भी है। तो हैज बीन रहेगा कि पहले से रहा है और है, तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हैज बीन तो आप मार्क करेंगे ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है 21st क्वेश्चन में। देखिए अगर हम प्योर ग्रामर की बात करें तो यहां आएगा सिंस टाइम, वैसे तो सिंस आना चाहिए ग्रामर से अगर चले तो, लेकिन बच्चों यहीं पे कंफ्यूजन आता है, ये सवाल इसीलिए वो पूछा है। ग्रामर से चलेंगे तो सिंस आएगा, बट देखिए ये फ्रॉम टाइम इमोर्टल, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स फ्रेज है, ये फिक्स्ड फ्रेज है। फ्रेज आप समझते हैं जिसका ज्यों का त्यों यूज हो जाता है, तो ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। इसका मतलब कि जब से हमको याद नहीं है तब से ये चला आ रहा है। तो ये सिंस हमें टाइम पता रहता है तो हम लोग करते हैं, है ना, ग्रामर के हिसाब से सिंस आना चाहिए, बट यहां पे फ्रॉम आएगा, ये फिक्स्ड फ्रेज है, ये ज्यों का त्यों आपके कॉम्प्रिहेंशन में यूज हो जाता है। एक तरीके से मुहावरे की तरह समझो, मुहावरा नहीं कहेंगे बट फिक्स्ड फ्रेज है, इसमें कोई चेंज नहीं होता।
तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल आएगा, इसका आंसर आपका होगा फ्रॉम। ध्यान रखिएगा, रीजन मैंने बताया, देखो सिंस होना चाहिए था, लेकिन सिंस ग्रामर के हिसाब से होना चाहिए था, बट सिंस यहां पे नहीं होगा। 22nd का है ए आएगा करेक्ट आंसर, 23rd का करेक्ट आंसर आपका बी आएगा, 24 का डी आएगा, 25th का बी ऑप्शन आएगा। चलिए 26 का बी ऑप्शन आएगा आपका। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी कंफ्यूजन वाली थोड़ी सी बात है यहाँ पे भी, ये सवाल भी बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रहा है। देखो मैं बताता हूं आपको, द ट्रैफिक ऑन द रोड केप्ट हिम फुली ऑक्युपाइड। पहली बात देखो, रोड पे ट्रैफिक था तो आदमी, स्टॉल का मतलब रुका हुआ था, तो ठीक है रुका हुआ रहेगा, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट ट्रैफिक। ये सिर्फ ट्रैफिक के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये उस आदमी की मन स्थिति के बारे में बात कर रहा है कि वो आदमी कैसा था, बेचैन था, कैसा था, ठीक है। तो ये ट्रैफिक रुकी थी, लेकिन जो ऑक्युपाइड का सिनोनिम होता है, यहां पे सिनोनिम का आपको यूज करना है, वो होता है बिजी, कि आई वॉज ऑक्युपाइड द लास्ट डे, उस दिन मैं बिजी था इसलिए मैं जो है आपको समय नहीं दे पाया। आई वॉज ऑक्युपाइड, सॉरी टू से दैट आई वॉज ऑक्युपाइड द लास्ट डे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, ऑक्युपाइड का जो सिनोनिम होता है वो बिजी होता है, ठीक है। तो वो आदमी बिजी था, वरीड था, चिंतित था। ये बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए वो वरीड था मानता हूं, बट ये वरीड ऑक्युपाइड का सिनोनिम नहीं है। ट्रैफिक में फंसा है आदमी, वरीड है, चिंतित तो वैसे भी उसको कहीं जाना है तो रहेगा ही, लेकिन ये जो यहां पे यूज करना था वो ऑक्युपाइड का सिनोनिम यूज करना था, जो कि बिजी होगा। तो ऑप्शन यहां पे बी करेक्ट होगा बच्चों, बिजी। बिजी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। 26 पे आते हैं, बी होगा इसका आंसर। 27 का बी ऑप्शन होगा, ठीक। 28 का ए होगा, 29 का डी ऑप्शन, 38 का होगा डी ऑप्शन। फिर आते हैं बच्चों मैथ्स के सेक्शन पे। मैं आपको मैथ्स के सेक्शन पे चलने से पहले प्यारे बच्चों बता दूं कि पूरे देश में हमने, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे आरएमएस हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हमने सबसे बेहतर परफॉर्म किया, हमारे बच्चों ने सबसे बेहतर रिजल्ट दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे ये सारे हमारे बच्चों की लिस्ट, दिस लिस्ट इज एंडलेस। बहुत सारे बच्चों ने तो रिव्यू दिया भी नहीं है, ये जितने ने दिया है उतनों का है। आप देखिए कि सबसे बेहतरीन हमने रिजल्ट दिया है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई बेहतरीन करवाते हैं, आपको डिसिप्लिन में रख करके बच्चों सारी चीजें करवाते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अगर आपके भाई बहन, आपको छोटे भाई बहन अगर प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 9th के लिए, क्लास 6th के लिए, तो उनको जरूर से रिकमेंड करें। नीचे हमारा नंबर दिख रहा होगा आपको, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 6260388361, यहाँ नीचे भी दिख रहा है। तो इस नंबर पे कॉल करके इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्लास 6th के लिए नवोदय लाइव बैच है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है। और क्लास 6th के लिए तेजस हमारा बैच है, जिसमें जितने भी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम हैं, जितने भी आप नाम ले लो, सैनिक स्कूल से लेकर के, देखो यूपी सैनिक स्कूल से स्टार्ट करो, क्योंकि यूपीएसएस जो है वो सबसे तगड़ा और सबसे जो है कठिन एग्जाम है। तो यूपीएसएस, सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, जो भी है आप जितने भी नाम सोच पाओ क्लास 6th के लेवल पे होते हैं, वो सारे स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, उन सभी की प्रिपरेशन तेजस बैच में आपकी हो जाएगी, ठीक है। और क्लास 9th की जो बच्चा प्रिपेयर करना चाह रहा है उसके लिए है नवोदय 9th बैच। तो आप इस नंबर पे जरूर से एक बार कांटेक्ट करें, बैच के बारे में जानकारी लीजिए। हर एक चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस का टेस्ट लेंगे, मॉडल पेपर आपको देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, पूरा का पूरा गाइडेंस आपको देंगे। समय समय पर जो है हम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, और एग्जाम को कैसे अटेंड करना है, सारी चीजें आपको, गाइडेंस का फॉर्म आता है, एक एक चीज आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आप जरूर से एक बार संपर्क कीजिए। आइए चलते हैं मैथ्स वाले सेक्शन पे, और सबसे जरूरी तो फिलहाल मैथ्स ही अभी हमारे लिए। तो लेकिन मैथ्स का बहुत इजी था, लेट मी टेल यू, दिस वाज वेरी इजी पेपर एंड स्पेशली मैथ्स, आई वुड रेफर स्पेशली मैथ्स बिकॉज देखिए मैथ्स में एक आध सवाल, एक वो सम चतुर्भुज वाला सवाल आया है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बस वही एक लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स था, बाकी तो सब बहुत आसान था, समझे। मैथ्स में कुछ था ही नहीं। 31 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 30 M1 D1 का फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है, मैंने जाते जाते आपको सब पढ़ा दिया था। स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 34 का बी हो जाएगा, 35 का ए ऑप्शन, ठीक है। 36 का ऑप्शन सी, 37 का ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी का कितना, ये बिल्कुल तुच्चा सा सवाल आया है, ये सवाल तो आप बच्चे भी कर सकते हैं, कितना आसान है देखो। ये 38 का ऑप्शन सी, 39 का ऑप्शन बी, 40 का ऑप्शन सी होगा, 41st का ऑप्शन डी एंड 42nd का ऑप्शन आपका सी होगा। ये जाते जाते सब मैंने पढ़ाया था। 43 का ऑप्शन बच्चों ए होगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि ये सवाल ऐसा है बच्चों
कि ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सही बताऊं सच मायने में ये सवाल जो है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन चूंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है नहीं तो बड़े बच्चे परेशान हुए होंगे कि क्या सर इसको ट्रिग्नोमेट्री से ही केवल किया जा सकता है कि और भी कोई तरीका है। बेटा तरीका है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट तरीका है अपने पास। देखो मैं बताता हूं, अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है तो उससे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री से करके दिखाता हूं। यह कहता है कि ए बी सी डी इज ए रंबस, ठीक है हमने मान ली बात। उसके बाद से डी से इस पे एक लंब गिराया जाता है, मतलब थोड़ा सा मैं अच्छे से बना लेता हूं इस रंबस को ताकि वैसा बने। देखिए मैं आपको बताता हूं बच्चों, कुछ ऐसा रंबस है, ठीक है, ए बी सी और डी। ये कहता है कि एबीसीडी एक रंबस है और डी से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है। अभी भी देखिए वो सही नहीं बना फिगर, क्योंकि कुछ ज्यादा ही वो बन गया। रुक जाओ थोड़ा सा मैं परफेक्ट बनाता हूं ताकि समझ में आपको आओ कि आपको आए कि ये बात कहना क्या चाह रहा है भाई साहब आखिर। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, मैं कुछ ऐसा बनाऊं ताकि आपको समझ में आए, वरना फिर मजा नहीं आएगा। फिर से नहीं बन रहा है सही, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि अपने हिसाब से सही बन जाए ताकि समझ में आए। हाँ देखो, ठीक है। अब ये कहता है कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है बच्चों। अब ये परपेंडिकुलर लाइन जो खींची जाती है वो नीचे के साइड को दो बराबर भागों में बांटती है ना, ये 90 डिग्री है। अब ये कहता है कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब नीचे के साइड को दो बराबर भागों में बांटती है। ऐसे समझो बच्चों, ये एक रंबस है, रंबस की सारी साइड बराबर होती हैं, तो एक काम करते हैं, नीचे को दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, ठीक। ये पूरा हो गया 2x आपका, तो 2x ये साइड हुआ, ये भी साइड 2x हो जाएगा, ये भी साइड 2x हो जाएगा, ये भी साइड 2x हो जाएगा। बच्चों आपसे वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछा कि ये वाला एंगल बताइए, ए एंगल और एंगल बी, यानी आपसे कहा जी एंगल ए बता दो एंड ऑल्सो फाइंड एंगल बी, यही पूछा, ठीक है। एक बात तो आपको पता है कि किसी भी रंबस में ये जो पड़ोसी एंगल होते हैं उनका समीशन 180 होता है, एडजेसेंट एंगल का समीशन 180 होता है, ये आप सभी को पता है। तो एक काम करते हैं बच्चों, अगर देखिए अगर हमें ए पता चल जाए तो हमको बी बड़े आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों का समीशन 180 होना है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज करें तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, मान लो ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने किनारे निकाल लिया, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल। इसको, इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, एक काम करते हैं इस पॉइंट को एक एम नाम दे देते हैं, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है डी ना ए, ये ट्रायंगल है ए बी और डी, ठीक। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से समझना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, है ना, 1/2। यहां से आप देखेंगे तो ये x है और ये 2x था, इस ट्रायंगल में देखो यही तो लिया, ये 2x है और ये x है, ये 2x ये x है, और cos 60 की वैल्यू होगी बच्चों, cos 60 की वैल्यू होगी, देखिए बेस, मतलब cos की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में, cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी दिस अपॉन दिस, बेस x है और ये 2x है, तो cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस है x और हाइपोटेन्यूज है 2x, मतलब cos की अगर वैल्यू निकालें तो 1/2 आ रही है, और हम जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो अगर ये 60 हो गया बच्चों, a की वैल्यू निकल गई तो b 120 डिग्री हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे 60 डिग्री a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू 120। लेकिन आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा नहीं है, तो मैं बताता हूं आप इस सवाल को कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए एक बात समझिए, यह सवाल थोड़ा सा पेचीदा है बट ठीक है, मतलब करने लायक था, एक आध सवाल तो हार्ड आएगा ही बच्चों। ये देखो, ये हमने एक परपेंडिकुलर इस पे खींचा, एक तो ये सीधा खींच नहीं रहा, ले लो भाई ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब मैंने कहा जी कि ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बात समझना बेटा, अगर ये इसके बराबर है तो मैं यहां से अगर एक लाइन खींचूं तो मैं एक कह सकता हूं ना, एक अगर मान लो कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और इस पे कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर इसको दो बराबर भागों में काटने वाली परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इसको और इसको बराबर भागों में बांटता है। मतलब जरा सोच के देखो बेटा कि इसका जो एंड पॉइंट होगा जब इससे मिलाएंगे तो ये जो दूरी होगी और सेम ये जो दूरी होगी, ये एंड पॉइंट इससे मिलाने पे, तो क्या मैं कह सकता हूं एक्स वाई के बराबर होगा। सोच के देखो कि ये पॉइंट की दूरी और ये पॉइंट की दूरी सेम होगी, है ना। तो यहीं से हम बात ये समझते हैं कि ये जो दूरी है, देखना ये जो डिस्टेंस है, मैं बता रहा हूं आपको,
ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो गया, है ना। ये वाला ऑलरेडी इसके बराबर है और ये भी साथ में बराबर हो गया, तो तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो गए तो ये बच्चों बन गया, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल, और हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स होते हैं कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। तो ये हो गया 60 डिग्री, और अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 120 डिग्री, पूरा एंगल। ये तो 60 है, इतना तो 60 है, लेकिन पूरा 120। बात समझे? तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता था। ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल था, बट दैट्स फाइन। एक सवाल तो आता ही है, अगर छोड़ भी दिए होगे बाकी सवाल अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट। देखो, रेंज का मतलब होता है बड़ी वैल्यूज में से छोटी वैल्यू घटाना, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 9, सबसे छोटी है -7, तो 9 में से -7 घटाओगे 16 आ जाएगा, आपका ऑप्शन आएगा बी। ठीक, 45 ये सब मैंने कराई दिया ना, ये सब तो हमने कर लिया। आइए अब जो है साइंस पे चलते हैं। अच्छा, साइंस अभी बचा है क्या? ये चलो चलो चलो, ठीक है, इसको करते हैं। 46 का डी, 47 का ए, 48 का ए, दीज आर प्रीटी मच सिंपल क्वेश्चन। ए 50 का ए हो जाएगा, 51 का ए सी हो जाएगा, 52 का सी ऑप्शन, 53 का बी, 54 का ऑप्शन होगा बच्चों डी, 55 का ऑप्शन होगा सी। ठीक है, 56 का ऑप्शन सी, 57 का ए, 58 का सी, 59 का डी एंड 60 का डी ऑप्शन होगा। फिर आ गया 61 का बी, 62 का सी, 63 का बी एंड 64 का सी। 65 का ऑप्शन होगा सी। खत्म। आइए साइंस पे चलते हैं। 66 का ए, 67 का बी, 68 का डी और 69 का बी, 70 का सी। 71 का सी हो जाएगा बच्चों, 72 का ए ऑप्शन है, 73 का प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपका ए, और 74 का जो ऑप्शन है वो है डी, 75 का ऑप्शन है सी। 76 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 77 का डी करेक्ट है, 78 का डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। 78 हो गया, 79 का डी है, 80 का बी है, 81 का बी है। ठीक, 82 का सी ऑप्शन है, 83 का डी है, 84 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 85 का, अच्छा 85 हो गया है ना, नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो 85 का सी है, 86 का बी है, 87 का ए है, 88 का बी है। आइए 89 का बच्चों डी है, 90 का बी है, 91 का सी है करेक्ट, फिर 91 का सी हो गया, 92 का ए करेक्ट है बच्चों, 93 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 94 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 95 का ए, उसके बाद 96 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 97 का बी करेक्ट है, 96 97 तो हो ही गया, 98 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 99 का बी करेक्ट है, एंड फाइनल द लास्ट क्वेश्चन 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक, ये है ह्यूमन के सुनने की रेंज। प्यारे बच्चों, ये 100% एक्यूरेट आंसर है। फिर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट में जरूर से लिखिए। 9th क्लास का बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्लास 9th का नेक्स्ट ईयर के लिए अपने भाई बंधुओं को बताइए, और क्लास 6th का भी बैच हर एक एग्जाम के लिए हमारे स्टार्ट हो चुका है। क्लास 9th में अभी हम सिर्फ नवोदय विद्यालय का बैच चला रहे हैं, और क्लास 6th में एवरी एग्जाम वी आर डीलिंग विद एवरी एग्जाम। ठीक है, अगर आपको बच्चों के रिव्यूज देखना है तो मैं तो कहूंगा यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे द्रोण स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, और इन बच्चों के रिव्यूज एक बार देखिए, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि कैसी इनकी तैयारी हुई। ये सारे हमारे सेलेक्टेड पिछले सालों के बच्चे हैं, अभी तो इस बार रिजल्ट आया ही नहीं है, वरना भर भर के हम आपको नंबर्स और दिखाते कि कितने बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। बाकी आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6260388361। चलिए बच्चों, आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखिए, एक बार सभी बच्चे लिखिए कि कितना आपका स्कोर आ रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है, स्कोर और कैटेगरी, ताकि बच्चों हम ये अंदाजा लगा पाए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या एक आध दो नंबर से लटक सकते हैं, या हो सकता है कि आप एकदम ही युद्ध से बाहर हैं। तो जरा एक बार लिखिए बच्चों, स्कोर और प्लस कैटेगरी आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। आपसे मुलाकात होगी अगले किसी वीडियोस में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।